वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग रेस्पिरेशन को और आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ तक देख चुके थे, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि हम अपने रिदम में आ जाएं। देखिए, हम बना रहे थे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने एक डायग्राम बनाया था। और हम ये बोल के गए थे कि इसको अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन आगे फर्दर हो रही है। और हमने ये भी बोला था कि अगले अगले लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे दो पार्ट्स में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में डिवाइडेड होता है। ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है नेजल चैम्बर, ये है क्या, नेजल चैम्बर। और ये वाला हिस्सा है फेरिंग्स। ये क्या है, फेरिंग्स। और हम जानते हैं फेरिंग्स के बारे में कि फेरिंग्स एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से फूड, एयर एंड वाटर तीनों ही पास कर सकते हैं, ठीक है। और इस यहीं से होकर जाती है अपना यहीं से होकर जाती है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस हम इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं देख रहे हैं, इसीलिए ईसोफेगस नहीं बना रहे हैं। तो होगा क्या, नेजल चैम्बर से एयर आएगी और किसमें चली जाएगी, और ट्रैकिया में होते हुए ब्रोंकाई में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई आगे फर्दर और फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। ब्रोंकाई जो है और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और भी ज्यादा पतली ट्यूब्स में डिवाइड होगा, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे असली में क्या होता है, यहाँ पे होता है डिफ्यूजन ऑफ एयर। डिफ्यूजन ऑफ एयर हम उसको अभी देखेंगे कि कैसे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड वेसल्स में एयर यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हमारे एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स में किस प्रकार होता है, हम अभी देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये है हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया में सी सेप्ट रिंग है, देखिए ये इनकम्प्लीट सी सेप्ट रिंग। सी सेप्ट यानी कि सी के आकार की। देखिए ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर सी सेप्ट रिंग होती है, जो ट्रैकिया को एकदम, अगर वायु बाहर जा रही है, एयर बाहर जा रही है, तो ट्रैकिया को पिचकने से रोकती है। अगर ट्रैकिया पिचक जाएगी तो दोबारा उसमें एयर इंटर कैसे करेगा। इसीलिए ट्रैकिया को अपने पोजीशन, अपने सही स्थिति में रखने के लिए इसमें कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, जो ट्रैकिया को पिचकने से रोकती है। हालांकि कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ भी होती है, यहाँ भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं ट्रेकिया है कार्टिलेजिनस सी सेप्ट रिंग। ये इसको कार्टिलेजिनस हैव कार्टिलेजिनस सी सेप्ड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट यानी कि पूरी नहीं होती है, इनकम्प्लीट रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में मेनली क्या अंतर है, उसको हम देखेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए, इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए, इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए। डायग्राम को आपने बना लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मिटाऊं इसको, मिटा दूं, मिटाऊं। अब हम एक एल्वियोलाई को बनाकर उसका डिटेल डायग्राम देखेंगे। एक एल्वियोलाई को बनाकर उसका डिटेल डायग्राम देखेंगे, ठीक है। मिटाता हूँ, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं। जाने वाले तेरे तस्वीर, ये रहा का। यहाँ पे फोकस कर लीजिए जी, नहीं तो आपका फोकस गड़बड़ हो जाता है। कैमरे को बोल रहा हूँ। देखिए, अब हम देखने वाले हैं एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर। एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये एक एल्वियोलाई है, ये एक क्या है, ये एक एल्वियोलाई है। इसको थोड़ा मैं ऊपर बना रहा हूँ, इसको ना मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो एल्वियोलाई है तो इसमें सेल्स होंगी ही, क्योंकि हमारे बॉडी में सभी चीजें सेल्स से बनी हुई हैं। एल्वियोलाई में थिन फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं, जिनको स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोलते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में जो थिन फ्लैट सेल्स होती हैं, उनको
उनसे बने टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एक एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि देखिए ये क्या होगा, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड हुई है, ये चली जाएगी लेफ्ट लंग्स में, लेफ्ट लंग में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? लेफ्ट लंग में। किस में चली जाएगी? लेफ्ट लंग में। न जाने ऊपर दिख रहा होगा कि नहीं, देखिए होगा ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड हुई, ये चली जाएगी लेफ्ट लंग में, और ये और ज्यादा डिवाइड होते हुए यहाँ से इंटर करेगी लंग्स में। यहाँ से कहाँ इंटर करेंगी? लंग्स में। और ये और ज्यादा डिवाइड होते होते आएगी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और यहाँ पे आ जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे, ये ट्रैकिया है, यहाँ से ये लंग्स में गई है, और लंग्स में ये बहुत पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हुई है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ये है एक एल्वियोलाई, ये एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि एल्वियोलाई के पास ही ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड कैपिलरीज भी ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन ये इतनी थिन होती हैं कि इनकी वॉल्स में सिर्फ एक सिंगल लेयर वॉल होता है। यानी कि इनकी जो ये वॉल है वो सिंगल सेल लेयर होती है, एक ही सेल की लेयर होती है। ये थिक नहीं होती है, एकदम एकदम थिन होती है, एकदम थिन होती है। इसमें एक ही सेल्स की लेयर पाई जाती है, एक ही कोशिका की मोटाई इसमें होती है, और इसको भी हम एपिथेलियल सेल्स ही बोलते हैं, इसको भी हम एपिथेलियल सेल्स ही बोलते हैं। तो ये है हमारी ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड किसके अराउंड है? ये एल्वियोलाई। ब्लड वेसल्स अराउंड एल्वियोलाई। यहाँ पे मैकेनिज्म समझिए। अगर आप ये मैकेनिज्म समझ लेंगे तो आपके लिए जब हम हार्ट को पढ़ रहे होंगे उस समय एकदम ही आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। आप समझिए, जब हम सांस लेते हैं यानी कि इंस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय हवा के साथ जितनी भी ऑक्सीजन है जो हमारे फेफड़े में जाती है, कहाँ जाती है? फेफड़े में। हमारे ट्रैकिया से होते हुए, दोनों ब्रोंकाई से होते हुए, और कहाँ? ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स के बाद किसमें चली जाएगी? देखिए ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया से आई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और पतली और पतली और पतली। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंचेगी? ये पहुंचेगी कहाँ पे? एल्वियोलाई के पास। और ये खाली जगह है। ये कैसा है? खाली जगह है। आप इसको एक स्फेयर के रूप में मानिए, एक गोले के रूप में। ये गोले के रूप में है, और यहाँ पे बीच में खाली है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड एयर, जो ऑक्सीजन रिच एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर है, जो हमने सांस के रूप में लिया था, जो हमने सांस के रूप में वातावरण से लिया था, वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। और डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा, हम डिफ्यूजन को पढ़ चुके हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमने सेल चैप्टर में डिफ्यूजन को एकदम बेसिक से लेकर एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप किया है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और 3 मैंने पॉसिबिलिटीज बताई थी कि सेल कब पिचकेगी, कब फूलेगी, या कब नहीं फूलेगी ना पिचकेगी। ऑस्मोसिस में मैंने तीनों केसों को क्या किया है? कवर किया हुआ है। तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन रिच एयर इसमें आ गई। कहां से आई है? इन्वायरमेंट से, यानी कि वातावरण से सांस के द्वारा इसमें आ गई। इसमें कहां गई? ये ट्रैकिया से होते हुए हमारे श्वास नली, श्वास नाक से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, यहां से होते हुए अंदर आ गई। अब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्यों? हम सांस ले चुके हैं, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसे डिफ्यूज हो जाएगी। कहां पे? ब्लड वेसल्स में। कहां पे डिफ्यूज हो जाएगी? ब्लड वेसल्स में। कहां पे डिफ्यूज हो जाएगी? ब्लड वेसल्स में। उसी प्रकार से जो भी हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये डिफ्यूज करके कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलाई में। और जब हम एक्सपायर करेंगे, ये तो हम इंस्पायर किए हैं, जब हम यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन अधिक हो जाएगी, जब हम एक्सपायर करेंगे, तो ये CO2 होते हुए यहाँ पे इन्वायरमेंट में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे देख लेने दीजिए, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। मैं उसको थोड़ा सा नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये हमारी ट्रैकिया थी,
यहां से मतलब ये है ट्रैकिया, ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसको, मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ और नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रैकिया इस तरह से डिवाइड हुई है। तो ये जो ट्रैकिया है, जब हम CO2 को बाहर छोड़ेंगे यानी कि हम एक्सपीरेशन करेंगे, तो इसी रास्ते से होते हुए ये कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में, ENV इन्वायरमेंट में क्या चली जाएगी, CO2 एनवायरमेंट में चली जाएगी। और सांस लेंगे तो उसी प्रकार से O2 यहाँ पे चली आएगी, O2 यहाँ पे चली आएगी। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ, या इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कि यहाँ पे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, आदान प्रदान, यानी कि ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। कब ऑक्सीजन हम कब आएगी, जब हम सांस लेंगे, सांस के साथ ऑक्सीजन रिच एयर आएगी, ऑक्सीजन रिच एयर आएगी, और जब एल्वियोलाई में पहुंचेगी, एल्वियोलाई में जब इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इसकी सांद्रता अधिक होगी, तो ये अपने आप डिफ्यूज कर जाएगी नीचे। जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ेगी, तो सांद्रता बढ़ने के कारण, कॉन्सेंट्रेशन में ग्रेडियंट क्रिएट होने के कारण, यानी कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां पे चली जाएगी, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। और यही सेम प्रोसेस किसके साथ भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड वेसल्स में पड़ेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल्स में जब बढ़ेगा, और अधिक कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण जब यहां से क्या कर जाएगी, ब्लड वेसल से कहां डिफ्यूज कर जाएगी, ऊपर की ओर, ब्लड वेसल से ऊपर की ओर डिफ्यूज कर जाएगी, किसमें, एल्वियोलाई में। और जब हम एक्सपायर करेंगे, यानी कि सांस बाहर निकालेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, तो क्या होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड सेम उसी पैसेज को फॉलो करते हुए इन्वायरमेंट में चली जाएगी। और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस हमने किया है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, इन दोनों को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, यानी कि सांस अंदर आना और बाहर जाना, सांस का अंदर आना बाहर जाना। आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये एल्वियोलाई है, उसी वही जो छोटी छोटी गुच्छे के रूप में आपने देखा है, कहां पे, फेफड़े में मैंने जो गुच्छे के रूप में बनवाया है, वही एल्वियोलाई है, वही एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के नीचे तीन ब्लड वेसल्स होती हैं, तीन ब्लड वेसल्स, यानी कि इतनी पतली होती है, केसिका, इसको हिंदी में केसिका, केसिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केस बाल के समान होती है, केश के समान होती है, किसके समान होती है, केस के समान पतली होती है, इतनी पतली होती है कि इसकी जो वॉल है वो सिंगल सेल्ड होती है, यानी कि इसकी जो वॉल है उसकी मोटाई एक सेल के मोटाई के बराबर होती है, एक सेल की मोटाई की बराबर होती है। इसी के कारण तो अगर ये मोटी वॉल होती तो ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं कर पाते, पतली वॉल है इसीलिए ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जा रहे हैं, इसीलिए डिफ्यूज कर जा रहे हैं, अगर मोटी होती तो डिफ्यूज नहीं कर पाते। अब देखिए क्या होगा, ये जो CO2 है, CO2 बाहर चली गई, CO2 बाहर चली गई, और ऑक्सीजन कहां आ गया, ऑक्सीजन कहां आ गया, ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। ये ब्लड वेसल्स जाएगा हार्ट में, कहां जाएगा, हार्ट में। हार्ट में कहां जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो हम हार्ट के सेक्शन में समझेंगे, वो हम हार्ट के सेक्शन में समझेंगे। अभी यहां पे समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, एक्सपीरेशन के थ्रू बाहर चली गई, ऑक्सीजन अंदर आ चुका है, यानी कि अभी ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ गया है, अभी ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ चुका है, अभी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। ये वाली जो ब्लड है वो कहां आएगी, हार्ट में, कहां आएगी, हार्ट में। और हार्ट इसको शरीर की सभी कोशिकाओं में, यानी कि एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा चुकी है, कैसे बाहर गई है, एक्सपायरेशन के थ्रू। यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, यहाँ पे कम थी, ये डिफ्यूज करके एल्वियोलाई में आई है, एल्वियोलाई से होते हुए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से होते हुए इन्वायरमेंट में बाहर चली गई है, ठीक है, बाहर चली गई। ऑक्सीजन अंदर आ चुका है, किसमें, ब्लड वेसल्स में अंदर आ चुका है, यानी कि ब्लड में जो ब्लड है, ब्लड के पास ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। अभी अभी क्या है, ब्लड के पास ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, और हमें हमारे जीने के लिए क्या चाहिए, हमारे जीने के लिए भी ऑक्सीजन ही चाहिए।
अब ये जो ब्लड है हार्ट में आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, ये हम हार्ट के सेक्शन में जानेंगे। अभी इतना समझ लिए कि हार्ट में आएगा, हार्ट में आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो हम समझेंगे, ठीक है, समझेंगे। अब हार्ट इसको पंप कर देगा, हार्ट इसको पंप करेगा शरीर की सभी कोशिकाओं तक, एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। और हम जानते हैं डाइजेशन वाले पार्ट में कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो ग्लूकोज है वो सभी कोशिकाओं तक भेजा जा चुका है, यानी कि ग्लूकोज पहले से वहां पे जा चुका है, ग्लूकोज वहां पे पहले से जा चुका है। और अभी क्या जा रहा है, अभी ब्लड से होते हुए, ब्लड के साथ मिक्स होके अभी क्या जा रहा है, O2। अभी ब्लड के साथ होके क्या जा रहा है, O2। तो इतना, अब दो बातों को हम लिंक करेंगे। ग्लूकोज पहले पहुंचाया जा चुका है, ऑक्सीजन अब पहुंचाया जाएगा हार्ट के द्वारा, हार्ट पंप कर देगी, ऑक्सीजन चला जाएगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, एनर्जी और CO2H2O, एनर्जी CO2H2O। इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन ही इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन ही इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। अभी हम देखेंगे, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ये एकदम इतना कॉन्सेप्चुअल, इतना हाईली कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि कितना ये आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है, चलिए मिटा दूं। यह आएगा हार्ट में, हार्ट इसको पंप करेगा सभी कोशिकाओं तक ब्लड वेसल्स से होते हुए। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है, मिटा दूं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हम टॉपिक डाल सकते हैं इंटरनल देखिए, मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो किसी भी बोर्ड, सॉरी, भारत के किसी भी बोर्ड यानी कि 10th बोर्ड, तो 10th बोर्ड में किसी भी स्टेट के चैप्टर को उठाइए, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो किसी भी स्टेट में हो, केरला हो, तमिल हो, हिंदी हो, गुजराती हो, किसी स्टेट का भी हो, और जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं उसी का सेम चैप्टर उस किताब में देखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उस क्वेश्चन को, उस किताब के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे, या अगर थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे भी हैं तो उसको आप मैनेज करके खुद से समझ पाएंगे। इतना मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे इतना भरोसा है, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ट्रांसपोर्ट और सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं समझा दे रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट क्या होगा, हम देखे थे कि ब्लड वेसल हार्ट के थ्रू, ब्लड वेसल हार्ट में जाएगी, हार्ट उसको कहां भेज देगा, हार्ट उसको शरीर की सभी कोशिकाओं तक भेजेगा, यानी कि एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां गई, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां चली गई, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ये एरो आप दोनों तरफ लगा लीजिए, ये एरो आप इस तरह दीजिए। एरो इस तरह क्यों दीजिएगा कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ठीक है। ये एरो है ऑक्सीजन के लिए, ऊपर वाला एरो है ऑक्सीजन के लिए, नीचे वाला एयर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऊपर वाला एरो है ऑक्सीजन के लिए, नीचे वाला कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कहां जाएगी, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से हार्ट, कहां जाएगी, हार्ट। हार्ट हार्ट क्या करेगा, हार्ट एओर्टा से होते हुए सभी सेल्स के पास, यानी कि सेल्स के पास कहां भेज देगी, सेल्स के पास। और सेल्स के पास आखिर ले कौन जाएगा, आखिर ले कौन जाएगा, सेल्स के पास भी ले कौन जाएगा, कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जब पतली हो जाती हैं, जब अंतिम में उनका टर्मिनल जो अंतिम छोर पे जाती हैं, तो बहुत पतली, केस के समान पतली हो जाती हैं, उन्हीं को कैपिलरीज बोलते हैं, उन्हीं को कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कैपिलरीज, ये क्या है, कैपिलरीज। वही कैपिलरीज है, उसी प्रकार की कैपिलरीज है जिस प्रकार की कैपिलरीज हमने एल्वियोलाई में अभी अभी देखा है। और ये है सेल्स, ये क्या है, सेल्स। क्या सेल्स दिख रही हैं, सेल्स दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, मुझे बताइए, सेल्स दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, सेल्स, हाँ एकदम दिख रही है, ठीक है। हार्ट ने ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन को कहां भेज दिया है, ऑक्सीजन को भेज दिया है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, किसमें भेज दिया है, सेल्स में। सेल्स में पहले से क्या है, एक सेकंड रुक जाइए,
यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखने दीजिए। ग्लूकोज पहुंच चुका है पहले से ही, ये ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा प्लस ऑक्सीजन। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा एनर्जी प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस CO2। ये CO2 फिर इसमें डिफ्यूज कर जाएगा, किसमें, ब्लड वेसल्स में, यानी कि कैपिलरीज में। कैपिलरीज थिन ब्लड वेसल्स, वेरी थिन ब्लड वेसल यानी कि ले जाने वाली नली पाइप। कैपिलरीज क्या होती है, वेरी थिन, एकदम वेरी थिन, बहुत पतली होती हैं। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ पे आएगा, किसके पास, हार्ट के पास, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही आएगा। हार्ट इसको कहां भेज देगी, हार्ट इसको ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां भेज देगी, CO2। हार्ट इसको ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वियोलाई में भेज देगी, हार्ट इसको ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से फिर से बाहर, एल्वियोलाई से ये इन्वायरमेंट में। फिर ऐसा 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 एरो यहाँ पे आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, और यहाँ पे भी, ये है O2 और ये है CO2। ये कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट कहाँ जाएगा, ये इन्वायरमेंट में। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। देखिए मैं इसको और अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए वातावरण से, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को हमने इंस्पिरेशन के थ्रू श्वास अंतर, सॉरी किसको बोलते हैं उसको, मानी हम श्वास लिए, हम क्या किए, श्वास लिए, हमने इंस्पायर किया, हमने क्या किया, इंस्पायर किया, हमने क्या किया, इंस्पायर किया। कहां से इंस्पायर किया, वातावरण से। ये क्या है, वातावरण, ये क्या है, वातावरण है। वातावरण से हमने ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं हम, एयर को लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। लेकिन हमको क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन को दिखाना है, हमको ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए हमने ऑक्सीजन को लिखा है। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकल्स होते हुए अंतिम में कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स। अभी अभी हमने पीछे देख लिया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स उसको कहाँ भेज देगी, हार्ट में। हार्ट उसको कहाँ भेज देगा, हार्ट उसको कैपिलरीज अंतिम में ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगी, किसके पास, सेल्स के पास। किसके पास जाएगी, सेल्स के पास। ब्लड वेसल्स से होते हुए सेल्स के पास जाएगी। अब क्योंकि हमको सेल्स में ऑक्सीजन को भेजना है, तो ब्लड वेसल्स अंतिम में जाके क्या हो जाएगी, पतली। और जो ब्लड वेसल्स पतली हो जाती है उनको हम कैपिलरीज, उनको स्पेशल हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। अब देखिए ये इतनी पतली हैं कि ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज कर जाएगा अंदर, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। हम जानते हैं कि सेल्स के पास ग्लूकोज है, डाइजेशन में हमने पढ़ लिया था। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगी, एनर्जी H2O CO2। एनर्जी H2O हमारे बॉडी में यूज किए जाएंगे, और CO2 क्योंकि हमारे सेल के लिए क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, एक वेस्ट सब्सटेंस है, तो ये वहां से डिफ्यूज कर दिया जाएगा कैपिलरीज में। कैपिलरीज से होते हुए ये वापस हार्ट में आएगा, हार्ट से होते हुए ये ब्लड वेसल्स में, उसी रास्ते से ये एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से होते हुए पुनः उसी रास्ते से, जिस रास्ते से CO2 आया था, CO2 भी उसी रास्ते से इन्वायरमेंट में भेज दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, और इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है सेल्स के भीतर, इनसाइड द सेल, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में CO2 H2 और एनर्जी रिलीज होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी CO2 एंड H2O आर रिलीज्ड। CO2 now will be go out from our body by the same route on which oxygen came in our body, यानी कि उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी, जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया था, CO2 भी उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी। तो मुझे लगता है इंटरनल रेस्पिरेशन भी आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। इंटरनल रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम आगे चल सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा। डाउट नहीं रहना चाहिए, बायो में डाउट रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, डाउट नहीं रहना चाहिए। ग्लूकोज कहां से आया, हम जान चुके हैं कि जब हम भोजन करते हैं, और भोजन का डाइजेशन, अंतिम रूप से डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, विलाई एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड वेसल्स में भेजती है, ब्लड वेसल्स उसको कहां भेजता है, लीवर में, लीवर से होते हुए हार्ट में जाती है, और हार्ट उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट कराता है। तो और शरीर में जाएगा, यानी कि सभी सेल्स में जाएगा, यानी कि हार्ट ने ग्लूकोज को पहले से सेल्स में भेज दिया है
डाइजेशन में हमने जाना था, जान लिया था। ऐसा नहीं बोला है कि मैंने अभी ही आके बोला, अभी ही आके बता दिया है। उस दिन भी मैंने बोला था कि ब्लड में ग्लूकोज था और ग्लूकोज सभी कोशिकाओं में जाएगा, और मैंने बार बार उस दिन उस बात को बोला था। अब जाके, अब नहीं हो तो जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैं आपको दिखूंगा बोलते हुए। ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल है। और ब्लड वेसल जब पतली हो जाती है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। पतली क्यों होती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा, उसको एक्सचेंज में अच्छा हो, उसको क्या हो, एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में अच्छा रहे। क्यों अच्छा रहे, क्योंकि अगर मोटी रहेगी तो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज में बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पतली होगी तो कम प्रेशर में ही आ जा सकती है। मिटा दूं, मिटा दूं। अब हम रेस्पिरेशन को पूरा खत्म कर चुके हैं, पूरे डिटेल में खत्म कर चुके हैं रेस्पिरेशन। यहां पे हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म हो रहा है। अब यहां से टॉपिक शुरू होता है ट्रांसपोर्टेशन। यहां से टॉपिक क्या शुरू होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग डालिए ट्रांसपोर्टेशन, हेडिंग क्या डालिए, ट्रांसपोर्टेशन। किसको, ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या पढ़ना है, तो हम अभी शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या शुरू करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे कि कैसे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर में होता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई ये फोन है, मान लीजिए ये फोन है, तो ये फोन कहाँ बन रही है, फैक्ट्री में। फोन फैक्ट्री में बन रही है, कहाँ बन रही है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जरूरी तो है नहीं, जरूरी तो उसको अलग अलग सिटीज में है, हमारे पास है, आपके पास है। फोन की आवश्यकता कहाँ पे, अलग अलग जगहों पे है। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक नीड, जहां पे इसकी जरूरत है, यह है इसका ओरिजिन। यहाँ पे ये ओरिजिन हुई है, लेकिन जहां पे ओरिजिन हुई है वहां पे मान लीजिए जरूरी ही नहीं है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो काम करती है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो काम करेगी उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर, मिनरल्स, ग्लूकोज, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, बहुत सारी चीजों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह, CO2, O2, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ग्लूकोज, और क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। तो इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमारे शरीर में ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें उसमें डाल दी जाती हैं कि आप जा रहे हैं तो वहां पे लेते जाइए, वहां पे इसका जरूरी है। और जहां पे जरूरी होता है वहां से ब्लड में से उन सभी चीजों को निकाल लिया जाता है। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्लास 9th में हमने जान लिया था। हम क्लास 9th में पढ़ते हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो दो टिश्यूज को, दो डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करे, उसी को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका जो मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव यानी कि कनेक्ट करने वाला, टिश्यू यानी कि क्या, टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। तो अच्छा, फ्लूइड का, इसमें फ्लूइड पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में WBC, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स सस्पेंशन के रूप में रहते हैं, घुलते नहीं है, वो सस्पेंशन के रूप में वो उसी में बहते रहते हैं, प्लेटलेट्स। तो देखिए ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड पार्ट क्या है, प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट है WBC, RBC, प्लेटलेट्स। अच्छा, ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस को ले जा रहा है जिनकी आवश्यकता शरीर में अलग अलग जगह पे है, वो वहां पे एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी उन टिश्यूज के द्वारा, उन ऑर्गन्स के द्वारा। जैसे CO2 में हमने कैसे देखा कि जैसे हम सांस लेते हैं तो ट्रैकिया में तो एब्जॉर्ब कर नहीं की जाती है, ट्रैकिया में थोड़ी एब्जॉर्ब की जाती है। एब्जॉर्ब कहाँ की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई के पास वहां से ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है जहां पे उसकी आवश्यकता है, यानी कि सेल्स के पास, जहां पे उसकी आवश्यकता है यानी कि सेल्स के पास। उसी प्रकार के ग्लूकोज के साथ हो रहा है।
मान लीजिए हमारे पैनक्रियाज में एक इंसुलिन नाम का एंजाइम क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन बन रहा है, और इंसुलिन की आवश्यकता हमें कहीं और पड़ रही है, तो इंसुलिन वहां से किसमें भेज दिया जाएगा, ब्लड में, और ब्लड जाएगा उस जगह पे जाएगा जहां पे इंसुलिन की आवश्यकता है, इंसुलिन वहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो भी काम है उसको, जो भी फंक्शन करना है वो करेगा। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हमारे शरीर में अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बना हुआ होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कराना, अच्छा ब्लड जा रही है, ब्लड किस में जाएगी, ब्लड हमारे शरीर में तो ऐसे फैली हुई नहीं है, ब्लड हमारे शरीर में पतली पतली नलियों में बहती है, पतली मोटी, बहुत मोटी भी नलियों में बहती है, यानी कि ब्लड एक वेसल्स में बहती है, वेसल्स में, और वेसल्स में ब्लड को बहाने के लिए, अच्छा आपने देखा होगा कि खेतों में पानी को पटाते हुए, पानी पटाते हुए खेतों में देखा होगा, तो जो पाइप से पानी जा रहा होता है तो एक पंप होता है, क्या होता है, पंप, पंप पानी को प्रेशर से फेंकता है जिसके द्वारा पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अगर पंप को बंद कर दिया जाए तो पानी जहां पे है वहीं पे रुक जाएगा, कुछ समय तक बाहर निकलेगा और जितना उसके पास प्रेशर है उसके बाद पानी उसी तरह उस पाइप में रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड को बहाते रहने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कराते रहने के लिए, सर्कुलेट कराते रहने के लिए हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है हार्ट, जिसका नाम क्या होता है, हार्ट। हार्ट हमारे शरीर में हमेशा पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, जो ब्लड को हमेशा पंप करते रहता है, पंप करते रहता है। तो अभी हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हार्ट क्या है। हार्ट एक ऐसी संरचना है जिसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं जो हमेशा पंप होते रहते हैं, जो हमेशा कंस्ट्रिक्शन डायलेशन, कंस्ट्रिक्शन डायलेशन, कंस्ट्रिक्ट डायलेट, कंस्ट्रिक्ट डायलेट, यानी कि पिचकते फूलते रहते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड पे प्रेशर पड़ता है ताकि ब्लड सर्कुलेट, एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करता रहे। तो अगले लेक्चर में अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमारा रेस्पिरेशन खत्म हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन को खत्म करके और ट्रांसपोर्टेशन को हम एकदम नए सिरे से शुरू करेंगे। हालांकि हमने समझ लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्यों है, व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, हमें आवश्यकता क्यों है, बिकॉज अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जाए तो जो सामान जहां पे है, जो सब्सटेंस जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, उसकी आवश्यकता अगर कहीं और है तो वहां पे वो पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण वो टिश्यू या वो ऑर्गन डेड हो सकता है। वो क्या हो सकता है, डेड। मान लीजिए ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर में सभी जगह है और ऑक्सीजन हमारी सिर्फ फेफड़ों में जा रही है, तो बाकी के ऑर्गन क्या करेंगे, बाकी के ऑर्गन डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। उनकी आवश्यकता अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग जगहों पे जो नीडेड सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस की जरूरत है उन जगहों पर पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में हम हार्ट को एकदम डिटेल्ड डायग्राम बना के, जैसे जैसे हम अभी कैसे हमने इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे पढ़ा है, उसी प्रकार से हम डिटेल्ड डायग्राम बनाकर किसका पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हार्ट को। और हार्ट को पढ़ने के बाद उसके बाद इस ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर भी हमारा खत्म होगा। उसके बाद हम हार्मोनल मैकेनिज्म यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को शुरू करेंगे। उसके बाद हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। मुझे लगता है इतना जल्दी बायो कैसे खत्म हो सकता है, फेब चल रहा है और मुझे 1 या 2 चैप्टर बचे हैं, इतना जल्दी, इतना फास्ट कैसे संभव है कि 2 या 3 चैप्टर खत्म हो रहे हैं। मिटा दूं? नहीं मिटाता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय।